हेलो दोस्त, आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत देश के प्रधानमंत्री के बारे में। दोस्तों, आज इनके बारे में हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री के बारे में, उनकी नियुक्ति कैसे होती है और मंत्रिपरिषद क्या है दोस्तों, और उनका सफर कैसे होता है, और साथ ही साथ ये भी बात करते चलेंगे दोस्तों, अभी तक जो राष्ट्रपति द्वारा जिस कैंडिडेट ने, जिस सदस्य ने, लोकसभा का वो सदस्य जिसने अभी तक लोक बहुमत प्राप्त नहीं किया है, उसको भी राष्ट्रपति पावर के द्वारा भारत देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है। दोस्तों, आज हम उन लोगों की भी इसमें चर्चा करते चलेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं आज भारत देश के प्रधानमंत्री, भारत देश के जो प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, ये इनका जो निर्वाचन होता है ये डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं कराया जाता है। दोस्तों, इनका जो निर्वाचन होता है, वैसे कहा जाता है जो भारत देश का प्रधानमंत्री होता है वो भारत देश के राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है। जो राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ प्राप्त है आर्टिकल 75 में, दोस्तों जो आर्टिकल 75 में राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ प्राप्त है, उस आर्टिकल्स के थ्रू जो भारतीय संसदीय संविधान है, भारत देश का जो संसदीय संविधान है, उसके तहत आर्टिकल 75 में ये दर्ज किया गया है कि भारत देश में राष्ट्रपति के पास वो पावर है जो देश का प्रधानमंत्री घोषित कर सकता है। अगर हम दोस्त बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रपति की, जो राष्ट्रपति हमारे भारत देश का प्रमुख होता है, जो हमारे भारत देश है, पूरे भारत देश का वो प्रमुख होता है, वो भारत देश का फर्स्ट नागरिक माना जाता है। अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की, तो दोस्तों जो प्रधानमंत्री है ये भारत देश का, इसे सरकार का प्रतिनिधित्व कहा जाता है, इसे सरकार कहा जाता है, सरकार का नेता प्रधानमंत्री को कहा जाता है, जो हमारे यहाँ डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री को डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं, और राष्ट्रपति को डी जुरे एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जो राष्ट्रपति हैं वो भारत देश के प्रथम नागरिक हैं और उनको राज्यों का प्रतिनिधित्व यानी भारत देश का फर्स्ट नागरिक माना जाता है। और जो हमारे राष्ट्रपति हैं ये सरकार का नेता, सरकार का मंत्री, सरकार का जो बहुत मैनुअली, जो बहुत ही एक्चुअलिटीज में जो कार्यकारी हैं, जो गुण का संपादन करता है, वो हमारे प्रधानमंत्री के अंदर निर्भर रहता है। और दोस्तों, हम बात करते हैं जो नियुक्ति होती है, जो राष्ट्रपति भारत देश में उस शख्स को अपॉइंटमेंट करता है जो नेता वो संसद का हो, बिना संसद में आकर संसद के दो सदन हैं दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा। जो लोकसभा है दोस्तों, लोकसभा का सदस्य हुए बिना, लोकसभा का जो सदस्य हुए बिना कोई भी प्रधानमंत्री के पद पर अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है, उसको संसद में आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लोकसभा है इसे भारतीय जनता की सभा कहते हैं दोस्तों, लोकसभा को, और इसका सदस्य होना पड़ेगा, तब वो जो प्रधानमंत्री के लिए अपॉइंटमेंट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो उसको राज्यसभा का सदस्य होना पड़ेगा। दोस्तों, राष्ट्रपति उस नेता को भारत का प्रधानमंत्री घोषित करता है जो सत्ता में सबसे ज़्यादा, अपने दल में सबसे ज़्यादा बहुमत प्राप्त करता है। ये जो बहुमत है दोस्तों वो लोकसभा द्वारा कराया जाता है, और लोकसभा में जो सबसे ज़्यादा बहुमत प्राप्त करता है उसको ही उस दल का नेता, जो राष्ट्रपति आर्टिकल 75 के थ्रू देश का प्रधानमंत्री घोषित करता है। दोस्तों, ये हुई नियुक्ति की बात। अभी साल 1980 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा एक ऐसा प्रस्ताव लाया गया था जिसमें कुछ लोग हैं जिसको
हमारे भारत देश में प्रधानमंत्री के अनुपस्थिति के कारण या बर्खास्त दे देने के कारण या त्यागपत्र दे देने के कारण या अनसडनली डेथ के कारण प्रधानमंत्री के पद पे नहीं है, उस समय भारत देश का राष्ट्रपति जो है वो जितने भी नेता हैं, जितने भी वरिष्ठ जो पार्टियां हैं, उनका जो सबसे बड़ा नेता होता है उसको इस देश का प्रधानमंत्री घोषित किया जाता है। ये होता है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन अगर हम बात करते हैं साल 1979 में, उस समय जो भारत देश के राष्ट्रपति संजीवन रेड्डी थे, एन संजीवन रेड्डी दोस्तों, उस समय जब चुनाव हुआ था, उस चुनाव के दौरान जो मोरारजी देसाई थे, मोरारजी देसाई को उच्च बहुमत प्राप्त नहीं होने के कारण फिर 1979 में जो वरिष्ठ नेता थे, उस दल के नेता, भारतीय जनता दल के जो जनता दल के नेता थे चौधरी चरण सिंह को 1979 में प्रधानमंत्री के पद पर घोषित कर दिया। ये किया था एन संजीवन रेड्डी, उस समय देश के प्रधानमंत्री थे 1979 में। अगर हम दूसरी बात करते हैं दोस्तों 1984 में, उस समय ज्ञानी जैल सिंह थे, भारत देश के राष्ट्रपति थे। जब 1984 में दोस्तों 1984 में इंदिरा गांधी की सडनली डेथ हो जाने के कारण, उनकी मृत्यु हो जाने के कारण जो ज्ञानी जैल सिंह थे, जो ज्ञानी जैल सिंह थे, इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाने के कारण जो ज्ञानी जैल सिंह थे, उन्होंने 1984 में राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। दोस्तों यहाँ पे ये देखा जाता है कि राष्ट्रपति के पास पावर होता है, जो संविधान के आर्टिकल 75 में ये साफ साफ लिखा गया है कि भारत देश में प्रधानमंत्री की अब्सेंसी में या अचानक मृत्यु हो जाने से या बर्खास्त हो जाने से या त्यागपत्र दे देने से उसका जो पद है वो रिक्त रहता है। अगर खाली रहता है तो राष्ट्रपति उसके लिए सभा में चुनाव कर सकता है, और या जो नेता है, बहुलक दल का जो नेता होता है, उसको ही वहाँ पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को घोषित कर देता है। दोस्तों अब ये नियुक्त की बात हो गई, अभी हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद की। दोस्तों मंत्रिपरिषद होता क्या है? जो मंत्रिपरिषद है दोस्तों, ये हमारे संविधान की सबसे बड़ा जो संसद बना है दोस्तों। संसद में जो मंत्रिपरिषद होता है दोस्तों, इनका जो चुनाव होता है ये राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा चुना जाता है दोस्तों। राज्यसभा, इनके जो सदस्य हैं मंत्रिपरिषद के, ये राज्यसभा और लोकसभा द्वारा चुना जाता है। मंत्रिपरिषद में जैसा भी वर्ड से ही पता चल रहा है, मंत्री मतलब मंत्री, परिषद मतलब परिषद, ठीक है दोस्तों। तो परिषद मतलब दो हो, एक राज्यसभा एक लोकसभा। जो लोकसभा और राज्यसभा द्वारा जो सदस्य चुने जाते हैं मंत्री के लिए, उसे मंत्रिपरिषद कहते हैं दोस्तों। मंत्रिपरिषद का जो हेड होता है वो भारत देश का प्रधानमंत्री होता है, उसे कार्यकारी प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जो कार्यकारी मंत्री के नाम से जाना जाता है, जिसे डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव कहते हैं दोस्तों। भारत देश में जो मंत्रिपरिषद है, इसका जो हेड होता है, जो सबसे बड़ा अध्यक्ष होता है, वो भारत देश का प्रधानमंत्री होता है। उसके साथ उसके पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं। वो किसी भी मंत्रालय को आवंटित कर सकता है, कोई मंत्रालय बना सकता है, और उसके अलावा किसी भी सदस्य को, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसको मंत्री बनने के लिए राष्ट्रपति के पास, जो प्रधानमंत्री होता है, वो राष्ट्रपति के पास सिफारिश कर उसको मंत्री पद दिया जाता है दोस्तों। ये सिफारिश जो है प्रधानमंत्री के द्वारा ही राष्ट्रपति के पास किया जाता है। बिना सिफारिश के जो प्रधानमंत्री अगर जिसकी सिफारिश नहीं करता है वो मंत्री नहीं बन पाता है, और जो सदस्य की सिफारिश राष्ट्रपति के पास की जाती है प्रधानमंत्री द्वारा, वो सदस्य देश का मंत्री बन जाता है, जिसे मंत्रिपरिषद का सदस्य कहते हैं दोस्तों, जिसे कैबिनेट बोलते हैं। कैबिनेट
जिसे कैबिनेट बोलते हैं। कैबिनेट के अंदर ही मंत्रिपरिषद होता है दोस्तों। कैबिनेट जो है ये हिंदी वर्ड है, सॉरी जो कैबिनेट है इंग्लिश वर्ड है और जो मंत्रिपरिषद है ये हिंदी वर्ड है, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने के लिए, किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने के लिए ये प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति के पास सिफारिश करते हैं और उनकी सिफारिश के बाद जो मंत्री को बर्खास्त किया जाता है। और ये जो सदन है मंत्रिपरिषद जो है इसका विघटन भी कर सकते हैं। कौन विघटन कर सकता है? जो प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को भी विघटित कर सकता है। इसके पास इतनी पावर दिया जाता है। और संविधान के अनुसार भारत देश के जो प्रधानमंत्री हैं इनको सबसे ज़्यादा पावर दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद जो किसी को त्यागपत्र भी दे सकता है। अगर प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री चाहे तो किसी भी सदस्य को, किसी भी लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदस्य को त्यागपत्र दिया जाता है। ये होता है प्रधानमंत्री के द्वारा दोस्तों। अब हम बात कर देते हैं शपथ के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है दोस्तों, कोई भी मिनिस्टर हो या कोई भी जो एम्प्लॉयमेंट हो, किसी लोकसभा या राज्यसभा का कोई सदस्य होता है तो सबके लिए जो शपथ ग्रहण करना आवश्यक होता है। शपथ ग्रहण इस मूल बेस पे कराया जाता है क्योंकि उस समय उनकी जो पूरी वर्क प्रक्रिया है और जो संविधान पर ये कसम लिया जाता है, शपथ दिलाया जाता है कि अपनी जो एक्टिविटीज है उसको बहुत ही श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ करेंगे और भारत देश में एकता और अखंडता को बनाए रखने में मदद करेंगे दोस्तों। ये होती है उस प्रधानमंत्री की जो शपथ। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इसके अलावा दिल्ली उच्च न्यायालय में 1980 में दिल्ली उच्च न्यायालय में 1980 में एक ये पॉइंट रेज किया गया था उच्च न्यायालय में। क्योंकि जो अगर हम बात करते हैं दोस्तों उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, यहाँ दो चीज आता है दोस्तों। जो उच्च न्यायालय है वो स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश का होता है। केंद्र शासित प्रदेश में कितने हैं उच्च न्यायालय दोस्तों? अगर हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश में, एक दिल्ली में है उच्च न्यायालय और दूसरा जो है वो है पुडुचेरी में है। पुडुचेरी में है। अभी जो केंद्र शासित प्रदेश में अभी दो हैं उच्च न्यायालय। अभी भारत में टोटल 24 उच्च न्यायालय हैं दोस्तों। पहले 21 हुआ करते थे, लेकिन 2013 में दोस्तों जो त्रिपुरा में, मिजोरम में और एक प्लेस में और मेघालय में, त्रिपुरा और मणिपुर और मेघालय में 3 जो उच्च न्यायालय और बनाया गया है। उच्च न्यायालय बनाने के लिए जो पावर होता है वो संसद के पास होता है। संसद अगर चाहे तो उच्च न्यायालय का नया उद्घाटन कर सकता है, उच्च न्यायालय बना सकता है दोस्तों। ये पावर जो है संसद के पास होता है दोस्तों। हालांकि इसका बात हम अगले वीडियो में करेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि 1980 में जब उच्च न्यायालय ने एक बात और है, जो उच्च न्यायालय, जो उच्चतम न्यायालय दोस्तों, उच्च न्यायालय जो होता है स्टेट में और केंद्र शासित प्रदेश में होता है। जो उच्चतम न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट होता है जो दिल्ली में है दोस्तों। उसका जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया है वो दिल्ली में इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। उच्चतम न्यायालय को हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं दोस्तों, इसीलिए उसका नाम है उच्चतम न्यायालय। उससे बड़ा, संविधान से बड़ा हमारे भारत देश में कुछ नहीं है, क्योंकि संविधान एक ऐसा पड़ाव है जिस पे सभी रूल रेगुलेशंस, जो कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार है और जो नीति निर्देश तत्व हैं, सब चीज को इंक्लूजन्स किया गया है दोस्तों। इसीलिए माना जाता है संविधान हमारे भारत देश में सबसे उच्च है दोस्तों। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 1980 में जब दिल्ली के उच्च न्यायालय में ये प्रावधान लिया गया था कि लोकसभा में कोई भी अगर प्रधानमंत्री के अब्सेंटी में 1980 में जो राष्ट्रपति जो है वो जो सदस्य का जो पार्टी होता है उसके सदस्य का जो वरिष्ठतम नेता होता है उसे ही देश का प्रधानमंत्री घोषित किया जाता है। तो हम देखेंगे दोस्तों कि जब 1980 में जब ये पारित हुआ था उस समय 1991 में सबसे पहले 1979 में चौधरी चरण सिंह को जो देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसी तरह हमारे भारत देश में 6 लोग को जो विदाउट बहुमत के भारत देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन इनको जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है
प्रधानमंत्री के लिए बिना बहुमत प्राप्त किए इनको लोकसभा में 1 महीने के अंदर ही प्रस्ताव पारित होना है, पारित करना पड़ता है। इनको सब का मत जो है हासिल करना पड़ता है। उस कैंडिडेट को जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है प्रधानमंत्री को। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह है 1979 में ये भी जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। मोरारजी देसाई का जब पतन हुआ था उस समय चौधरी चरण सिंह 1979 में प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त किए गए थे दोस्तों। उसके बाद 1990 में चंद्रशेखर राव 1990 में हुआ था इनका। और उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव जो है ये 1991 में भी इनको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। उसके बाद अटल बिहारी जी 2 बार हुए थे, एक 1996 में हुए थे, 1996 और 1998 में 2 बार इनको प्रधानमंत्री के पद पर घोषित किया गया था। और उसके बाद एच डी देवगौड़ा को 1978 में 1979 में 1990 में एच डी देवगौड़ा को भी भारत देश का जो प्रधानमंत्री वो घोषित किया गया था दोस्तों। ये हुआ अभी पूरा इंक्लूजन जो प्रधानमंत्री के बारे में दोस्तों। और आप लोग इस तरह देखते रहिए वीडियोस और पढ़ते भी रहिए, साथ साथ हंसते और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।